सुरक्षित रहें। कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। जिस दौर में हमारे नेताओं को एकजुट खड़ा होना चाहिए था और देश की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहिए था कि इस महासंकट के दौर में हम सब मिलकर कोरोना को हरा देंगे, उस दौर पर हर नेता अपने अपने हिस्से की सियासत कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देश में मौजूदा हाल के लिए पूरी तरह मोदी सरकार जिम्मेदार है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को समझना चाहिए कि लड़ाई कोविड के खिलाफ है, कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों के साथ नहीं। और इन सब के बीच सोनिया गांधी कह रही हैं कि कोरोना से जंग में हमें राजनीतिक मतभेदों को भुला देना चाहिए। सवाल है कि आखिर मतभेद खत्म करने में कौन रोड़ा बन रहा है? ये सवाल आज हम हर सियासी पार्टी से पूछने वाले हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अगर मौजूदा स्थिति राष्ट्रीय आपदा नहीं है तो क्या है? सवाल है कि आखिर कोरोना काल में ये सियासत का खेल बंद क्यों नहीं हो रहा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत करेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे? अभी भी वक्त है इनको। आप भारत से बड़े नहीं हैं। आज वो गरीब मर रहा है, आवाम मर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से लोग वहां इकट्ठे किए प्रचार के लिए। हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, इस प्रकार की राजनीति से हमें कोसों दूर रहना है। पूरा देश चाहता है कि कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति न हो, लेकिन राजनीति तो खुलकर हो रही है। कई दिनों की चुप्पी के बाद असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरे तो मोदी सरकार पर हमलों की छड़ी लगा दी। इनके हाथ से निकल गया ये। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली के कैपिटल में। अभी भी वक्त है इनको। आप भारत से बड़े नहीं हैं। आज वो गरीब मर रहा है, आवाम मर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से लोग वहां इकट्ठे किए प्रचार के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये पहनने के लिए अगर हम लोगों को बाध्य करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने ही उसका पालन नहीं किया और लाखों लोगों को इकट्ठा किया। उधर सोनिया गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा, हम सरकार की मदद के लिए तैयार हैं। कोरोना से जंग में हमें राजनीतिक मतभेदों को भुला देना चाहिए। सोनिया गांधी के इस बयान पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार को समझना चाहिए कि लड़ाई कोविड के खिलाफ है, कांग्रेस या दूसरे विरोधी दलों से नहीं। यानी सियासत न करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। इस बीच कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर अभी की स्थिति राष्ट्रीय आपदा नहीं है तो क्या है? वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है? सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। अब शुक्रवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना के सुनामी में भी सियासी मौका तलाशा जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत करेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे? मैं चाहती हूं कि आज एक सार्थक बहस हो, एक ऐसी बहस हो जिसके जरिए हमें उम्मीद की किरण मिले और हमें ऐसा आस जगे कि आने वाले दिनों में सब कुछ बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। राजनीतिक दल
एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेंगे। लेकिन उस डिबेट को शुरू करने से पहले मैं एकजुट होने की जरूरत का विश्लेषण यहां पर कर देना चाहती हूं, जिसे आप बखूबी समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी जरूरत क्यों है। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने में कुछ लापरवाही हुई, ये बात सच है, और ये हर स्तर पर हुई, ये बहुत बड़ा सच है जिसको हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि लापरवाही के लिए कोई एक सरकार दोषी नहीं हो सकती। हम केंद्र सरकार को दोष दें, हम दिल्ली की सरकार को दोष दें, हम महाराष्ट्र की सरकार को दोष दें, या फिर हम किसी राज्य की सरकार को दोष दें, ये ऐसा नहीं है। ये कलेक्टिव एफर्ट था जिसमें सब जगह से लापरवाहियां हुई हैं। एक और बात जो जरूरी है वो ये कि स्वास्थ्य राज्य सरकारों का विषय, किसी ने पूरी तैयारी नहीं की थी। सच तो ये है कि हर राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, जिस पर काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। नतीजा ये कि त्राहिमाम मचा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि वक्त एक दूसरे को दोष देने का नहीं, काम करने का है। जी हाँ, यही वो लाइन है जिस पर आज हमारी सार्थक बहस होने वाली है कि ये वक्त है एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने का और जो गलतियां हुई उनसे सीखने का। और इसी पर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं कराऊं उससे पहले देखिए, इस वक्त गौरव भाटिया हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ डीके गिरी साहब जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे हम बात करेंगे। थोड़ी देर में एक डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि मौजूदा स्थिति में वो उम्मीद कितना समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकती है। तो मैं शुरुआत डीके गिरी साहब आपसे करना चाहती हूँ। आज हाईकोर्ट का जो स्टेटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी बात से शुरुआत करना चाहती हूँ। ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की और कहा है कि हर तरफ से सिर्फ गड़बड़ियां हैं और आप उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पाए। तो ये चूक हुई और इस चूक को दिल्ली सरकार को स्वीकार करना चाहिए। चलिए, डीके गिरी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद मैं चाहूंगी कि वो दोबारा कनेक्ट हो। गौरव भाटिया, हम बजाय कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के, दोषारोपण करने के, अगर हम उस चूक को स्वीकार करते हुए उसमें बेहतरी की गुंजाइश को तलाशें तो इसमें हर्ज क्या है? प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और सारे दर्शक भी यही उम्मीद करते हैं कि जब हम इस वक्त चर्चा करें तो सकारात्मक करें। कैसे उनके आंसू पहुंचे जाएंगे, कैसे ऑक्सीजन का प्रबंध होगा, बेड सबको मिले, यही प्राथमिकता केंद्र सरकार की है और भाजपा शासित जो सरकारें हैं उनकी है प्रदेशों में। और सार्थक बात करते हुए मैं बता दूं आपको, अभी हमने देखा तो ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी तो उसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी भारतीय सरकार द्वारा, और मुझे कम से कम थोड़ा सेटिस्फैक्शन जरूर है कि जब ये चर्चा चल रही है, दिल्ली में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ऑक्सीजन लेके। 64 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश जा रहा है। और गौरव भाटिया, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली सरकार को किस तरह से बताया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए कि पूरा सिस्टम आपका फेल हो गया था, दिल्ली सरकार से भरोसा हिल गया है, और सबसे बड़ी बात यह कि गिद्धों की तरह बर्ताव ना हो, एक इंसानियत की जो भावना है उसकी बहुत जरूरत है। हमें कमरों के लिए नहीं चाहिए, हमें कमरे अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि दिल्ली की जनता के लिए चाहिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जो कोर्ट के जरिए कही गई है? ये महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट के जरिए कही गई है वो ये कि लोगों को परेशान स्थिति में देखकर कोई भी जुडिशरी का सिस्टम उस चीज को नहीं सहन कर सकता है, और हमें कमरे नहीं चाहिए, हमने कमरे नहीं मांगे। लेकिन ये जो कमरे नहीं मांगने वाली बात है, इस पर मैं आऊंगी। मैं चाहूंगी कि डीके गिरी भी हमारे साथ जल्द जुड़े और उनसे उस पर बात हो। गौरव भाटिया, कमरे वाली बात पे मैं बात में डीके गिरी, मुझे जानकारी मिल रही है जुड़ गए हैं। डीके गिरी साहब, चूक हुई है दिल्ली सरकार से और दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह की फटकार लगाई है, इस चूक को स्वीकार करने में तकलीफ क्यों है? चूक देखिए, दिल्ली सरकार, मैडम जो आप लोग कह रहे हैं, ये दिल्ली सरकार तो आधा सरकार है। इन्होंने चेतन भगत ने किताब लिखी थी हाफ गर्लफ्रेंड, ये दिल्ली हाफ स्टेट है। दिल्ली, ये जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास पावर नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर छीन लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तीफा मांगिए, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट दिल्ली स्टेट का हेड है, तो दिल्ली सरकार मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये क्यों बोल रहे हैं आप लोग? उपराज्यपाल को रिजाइन करना चाहिए या इनको डिसमिस करना चाहिए, पहला। दूसरी बात, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, वो भी एक जो स्वास्थ्य के सचिव थे सब भारत सरकार का, सुजाता राव करके, उन्होंने इतना बड़ा लेख लिखा और कहा कि ये जो डिजास्टर का पूरा जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है।
तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट के कोई दोषारोप करना गलत है। दूसरी बात, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ। आपकी बात को मैं मान लेती हूँ कि हाफ सरकार है, ये मान लेती हूँ, लेकिन इस हाफ सरकार को साबित करने के लिए हमने देखा है केजरीवाल से लेकर तमाम उनके मंत्री से लेकर नेता तक धरने पर बैठ जाते हैं, केजरीवाल के घर के बाहर, अंदर, हर जगह। हमने वो तस्वीर देखी। एक मिनट रुकिए, पहले सुनिए मेरी बात। तो मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर, दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं है, उसकी किल्लत को लेकर कितनी बार धरने दिए हैं आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी क्यों धरना देगी मैडम? ये तो केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए। केंद्र सरकार पूरा जाके बैठ गया बंगाल में एक चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए। ये क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? आप तो उल्टा गंगा बहा रहे हैं भाई, कमजोर को आप अटैक करते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर आक्षेप क्यों नहीं लगाते हैं? जो सत्ता में है वो कब से कमजोर होने लगा? डीके गिरी जी, दिल्ली की सरकार है, बहुमत प्रचंड मिला आम आदमी पार्टी को, सरकार चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कमजोर है। कमजोर जहां कमजोर होते हैं, एक मिनट नहीं सुनिए, जहां कमजोर होते हैं वहां धरने पर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? ये बताने के लिए देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, ये बताने के लिए बैठते हैं ना। हाथ जोड़ के गुजारिश किया प्रधानमंत्री को, कहते प्रधानमंत्री जी हमें सपोर्ट करिए, दिल्ली का सबसे बुरा हाल है, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री कहां करें, उनके पास समय कहां है? अभी तो बंगाल से आए। पहले तो मेरा डिमांड है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिसमिस करिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुकदमा चलाइए। क्यों इनका जो इतना लोगों का मौत हुआ उसका जिम्मेदार है हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने वो टिप्पणी की है और जजमेंट भी दिया है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन कलकत्ता हाईकोर्ट ने ठीक है। गौरव भाटिया, तो ये क्यों नहीं कहते? आपका क्लियर है स्टेटमेंट, मैं समझ गई। गौरव भाटिया, दिल्ली की एक कमजोर सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? जितना हो पाया उन्होंने किया, आप बताइए आपने क्या किया? देखिए ऐसा है प्रीति जी, ये मायने नहीं रखता है कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, संविधान के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं संविधान के हिसाब से बोल रहा हूँ। अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट है। गौरव भाटिया क्यों गलत बोल रहे हैं? मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। आप ये संविधान कहता है, ठीक है। गौरव भाटिया वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्लीज ये हम शुरुआत में क्लेरिफाई कर चुके हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं। आप उस हिसाब से अपनी बात को रखिए आगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी हिसाब से रखूंगा। चलिए, मैं मानता हूं बड़े अच्छे विश्लेषक हैं, लेकिन मैं तो आपको कह सकता हूं आप समाजवादी पार्टी का समर्थक थे, समाजवादी पार्टी का मुख्य स्पोक्समैन थे, आपको कैसे लगेगा? आज के समय की बात कर लें, आज के मुद्दे जो है उस पर बात कर लें, दिल्ली में जो इस वक्त कोहराम मचा हुआ है उस पर बात कर लें, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई उस पर बात कर लें। कि आपसे नहीं समझ रहा है तो फिर बताइए क्या किया जाए आगे? सुन तो लीजिए, आपकी बात तो सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उनका समर्थक हूँ, ये अरे भाई बोल दिया, क्लियर कर दिया, उसके बाद भी आपको तकलीफ हो रही है। स्पोक्समैन है, कल कांग्रेस का स्पोक्समैन बन गए, उनका क्या भरोसा? हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। हमने आपको गौरव भाटिया पर बात करने के लिए बुलाया है इस डिबेट में। नहीं, उन्होंने मुझे अपने वाकिफ के उन्होंने ठीक तो कर लिया, आपने सुना नहीं क्या? नहीं, मैं सुना, ठीक है, आप एक को ही डिपेंड करेंगे। नहीं, कोई डिपेंड करने की बात नहीं, आपने अपनी बारी पर बोला, गौरव भाटिया अपनी बारी पर बोल रहे हैं। गौरव भाटिया, ठीक है, व्यक्तिगत लांछन न लगाएं। चलिए प्रीति जी, देखिए सबसे पहले ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिनको आज यहाँ होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे, और अन्य कई चर्चाओं में भी नहीं आए। उसकी क्या वजह है मैं आपको बताऊं। ये मायने नहीं रखता कोई और क्या बोलता है, ये मायने जरूर रखता है कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या बोलता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त फटकार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल जी को जो कहा है वो मैं दर्शकों से बांट दूं। पहली बात, उन्होंने कहा दिल्ली सरकार पर हमें विश्वास नहीं रहा है, क्या केंद्र सरकार को अब हम जिम्मेदारी दे दें कि वो सुरक्षित रखेंगे दिल्ली के नागरिकों को। दूसरी बात उन्होंने कही, ये टिप्पणियां आई हैं, जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं प्रीति जी, वो ऑक्सीजन देना चाहते थे और इनके नोडल ऑफिसर दिल्ली सरकार के फोन नहीं उठा रहे थे और ना अस्पतालों तक पहुंचा रहे थे। और ये तब है जब केंद्र सरकार ने एलोकेशन किया, और इसीलिए मैंने शुरुआत सकारात्मक बात से करी थी कि किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस से और एयरफोर्स के जो विमान है खाली कंटेनर ले जा रहे हैं। दूसरी बात, कमजोर सरकार है। जब 400 करोड़ रुपए जनता का विज्ञापन देने के लिए करना होता तब तो कमजोर नहीं होती। अपनी वैगन आर बड़ी गाड़ी हो गई तब कमजोर नहीं थी। सरकारी बंगला ले लिया बच्चों की कसम खा के कि नहीं लूंगा तब कमजोर नहीं थी। आज कमजोर है। वाकई अरविंद केजरीवाल जी को
इस्तीफा दे देना चाहिए। और केंद्र सरकार है और नागरिक मोदी जी की तरफ देख रहा है, हम सुनिश्चित करेंगे एक एक नागरिक की जान बचे। और एक बात और है, लेकिन गौरव भाटिया, एक मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने टोका, फटकार लगाई, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ नहीं कहा, ऐसा है क्या? ये भी तो क्लियर कीजिए। मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। देखिए, 5 आदेश तो मैंने दिल्ली हाईकोर्ट के पढ़े हैं और हर जगह पे अगर टिप्पणी करी गई है तो सराहा गया है कि जिम्मेदारी से केंद्र सरकार काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता प्रीति जी, तो क्यों दिल्ली हाईकोर्ट आज ये भी कहता कि दिल्ली सरकार का जो क्षेत्र अधिकार है उसको केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता। और एक देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्रायोजेनिक टैंक चाहिए होते हैं ऑक्सीजन के लिए कि अस्पताल तक जा सके। 4 दिन निकल गए, अरविंद केजरीवाल जी के वकील हाईकोर्ट में बोलते रहे, लेकिन उनके पास क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं थे, जबकि दूसरे प्रदेशों के पास थे। ये इश्तिहार दिया कल, ये पहले क्यों नहीं दे सकते थे? तो आप देखिए किस तरह से एडवर्टाइजिंग के लिए 400 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया है, क्रायोजेनिक टैंक्स के लिए, दवाइयों के लिए, बेड के लिए कोई रुपया नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। इसीलिए इनके प्रवक्ता आज भागे हुए हैं डिबेट जी। अलका लामा जी, दिल्ली सरकार से एक ऐसी चूक हुई जिसकी भरपाई आने वाले दिनों में कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कई लोगों ने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया, एक मां ने जवान बेटे को खो दिया। लेकिन इस चूक को एक्सेप्ट करने के बजाय अब बता रहे हैं कि हमारे पास आधी पावर है, हम जितना कर पाए हमने किया, हम आगे भी कर रहे हैं, हम फ्रांस से ये चीज मंगा रहे हैं, हम तमाम चीजें, टैंकर के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह देना अब लगता है कि दिल्ली के जो लोग हैं उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, या फिर मंशा अभी भी कुछ बहुत सारे सवालों के साथ है? प्रीति जी धन्यवाद। 15 मिनट हो गए डिबेट को, मैं बिल्कुल नहीं बोली किसी के बीच में, कोई नहीं बोलेगा। अगर आपका सवाल राजनीतिक नहीं है तो मेरा जवाब भी राजनीतिक नहीं होगा, ये मानकर चला जाएगा। आपने सवाल किया है कि देर कर दी, बिल्कुल बहुत देर कर दी, ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने आज फटकार लगाते हुए कहा है। आपको ध्यान है अभी पार्लियामेंट के अंदर GNCT एक्ट के ऊपर संशोधन आया था। दोनों LG की ताकतें क्या होंगी, अधिकार क्या होंगे, और मुख्यमंत्री चुने हुए के अधिकार क्या होंगे। घमासान मचा, धरना प्रदर्शन हुए, कोर्ट में जाने की बात हुई। जब हक और अधिकारों की बात आती है दोनों सामने आ जाते हैं, जब जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात आ रही है दोनों भाग जाते हैं। किसने तय किया था? दिल्ली और केंद्र ने तो तय किया था कि हम 8 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगाएंगे। क्यों नहीं लगे 8 प्लांट दिल्ली के अंदर? किससे पूछे? केंद्र से पूछे या दिल्ली से पूछे? आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 1 महीने में 44 प्लांट लगा दूंगा। अब सही बात है, पहले का ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की तो कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के लिए टैंकर नहीं है। जब टैंकर बाहर से मंगाने शुरू किए तो बोला ने वायुसेना के जहाज चाहिए उन्हें उन टैंकर को दिल्ली में लाने के लिए। आप समझ रहे हैं, मर दिल्ली रही है, फेल दिल्ली सरकार नहीं हो रही, फेल केंद्र सरकार नहीं हो रही, फेल लोग हो रहे हैं। अपोलो के अस्पताल में अभी भी मंजर देखा। जो जिक्र आप कर रहे हैं अलका, आप जो जिक्र कर रही हैं उसी से जुड़ी हुई आम लोगों से, आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए थे, वादे किए थे, उससे जुड़ी हुई, आम आदमी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के जो जजों को होटल में क्वारंटीन करने की व्यवस्था थी, उसी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग, जिस पर दिल्ली सरकार ने सफाई दी है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि मामले की हम जांच करेंगे, लेकिन इस बात को कैसे सामने लाया गया और कौन इसके पीछे था, ये भी एक महत्वपूर्ण है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, ये तो ओपन ऑर्डर है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जजों को होटल में क्वारंटीन करने के लिए 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन अब दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें जानकारी नहीं है। देखिए प्रीति, इसमें थोड़ा सा समझना होगा, जो दिल्ली सरकार का कहना है, उनका ये कहना है कि बिल्कुल ये SDM ने ऑर्डर जारी किया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, इन तीनों को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी कॉपी उन तक नहीं भेजी गई है। उनको जैसे इस मामले की जानकारी थी, उसी समय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले की फाइल मंगवाई है और इस बात की जांच करने की बात कही है कि आखिर ये आदेश कैसे पारित हुआ। दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के सूत्रों का जो कहना है, उन्हें कल कोर्ट को भी बताना है, कोर्ट में एफिडेविट भी देना है, तो ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिर ये आदेश कैसे पारित हुआ, क्या SDM ने खुद पारित किया या फिर कैसे ये पारित हुआ। लेकिन दिल्ली सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास इससे जुड़ी हुई फाइल और जानकारी नहीं गई थी। गौरव भाटिया देखिए क्लियर कर दिया उन्होंने, कहा भाई जजों को जो हम कोविड केयर सेंटर देने वाले थे हमें जानकारी नहीं है। अब ये DM के जरिए पास हुआ है ऑर्डर, किसके जरिए, हम कल अब पेश करेंगे मामला कोर्ट में कि क्या हमारी सफाई, कौन कहाँ चूक हुई है, जस्टिफाई है।
प्रीति जी, आप ही बताइए कि एक व्यक्ति अगर घूस दे रहा हो और उसके बाद पकड़ा जाए और कह रहा हो कि नहीं, मैंने तो इस व्यक्ति को भेजा नहीं था घूस देने के लिए, तो क्या होगा? वही हाल है। जब कमजोर है इनका परफॉर्मेंस, तो ये चाह रहे थे प्रलोभन दे, और उसका संज्ञान लेते हुए जुडिशरी ने जब फटकार लगाई तो एक छोटे अधिकारी पे सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री के बिना जाने, डिप्टी सीएम के बिना जाने इतना बड़ा आदेश हो सकता है जिसमें ये लिखा हो कि हमने उच्च न्यायालय से बात करी है और उच्च न्यायालय ने ये कहा? और ये क्या दर्शाता है प्रीति जी? ये दर्शाता है वीवीआईपी कल्चर। जो वीवीआईपी कल्चर शुरुआत करी कांग्रेस ने, आया आम आदमी पार्टी तक, और ये इनकी विफलता ही है। और मुझे पूरा यकीन है हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो ऐसे गौरव भाटिया, ये जो आप बात कह रहे हैं इस पर मैं अलका से भी बात करना चाहती हूँ। अलका, मैं तो वीवीआईपी हूँ, मेरा तो एंटाइटलमेंट है। ये जो फीलिंग है, जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम इस बात को कभी भी नहीं चाहते कि हो, लेकिन ये जो पूरा ऑर्डर है ये तो उसी को बता रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आप तो आम आदमी पार्टी में भी रही हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि सरकार की जानकारी में ना हो और इतना बड़ा ऑर्डर पास हो जाए? बिल्कुल ऐसा प्रीति नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री पूरी तरह कोई तो काम कर ही नहीं रहे ना, यही काम तो कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जगह अवेलेबल है, कैसे उन्हें सेंटर में बदला जा सकता है, रामलीला मैदान जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। पर मैं यहाँ कह दूं, ये तो तय है कि आपके पास 5 सितारा अशोका होटल में 100 कमरे हैं, ये तो तय है। जजेस ने आपसे रिश्वत लेने से मना कर दिया और फटकार लगाई कि आपने हमारी बदनामी करा दी, हमने तो आपसे मांगे नहीं थे। केजरीवाल जी कह रहे नहीं आपने तो मांगे नहीं थे, लेकिन ये तो तय है कि 5 स्टार होटल में 100 कमरे हैं। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहती हूँ, कल से या अभी से उन 100 कमरों को दिल्ली के आम और गरीब आदमी जो दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, उन्हें तुरंत उन 5 सितारा होटलों में, इन कमरों में रखा जाए। ठीक है, मेरे साथ असीम वकार भी जुड़ गए हैं AIMIM से, और अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर रविंद्र मेहता भी जुड़ गए हैं। असीम वकार जी, आप देर से जुड़े। अब मैं असदुद्दीन अवैसी का वो स्टेटमेंट यहाँ डिबेट में लाना चाहती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं मौजूदा हालात पर कि मोदी सरकार शवों से खून की खुशबू ले रही है। मुझे एक बात बताइए सर, बतौर एक पार्टी अध्यक्ष और एक सांसद के तौर पर ओवैसी जी ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिख कोरोना पर आखिरी बार सुझाव कब दिया था? सर, पूरा देश सुझाव दे रहा है, आपके मोदी जी सुझाव लेते कब है किसी के, ये बताइए। सर, मैंने बहुत ही स्पेसिफिक होकर सवाल पूछा है और उम्मीद करती हूँ कि आप स्पेसिफिक होकर ही आंसर देंगे। देखिए, सेंसिटिव अगर आप 5 साल पिछले रहे होते तो आज जो हिंदुस्तान में हालात हैं वो ना होते। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम अब सेंसिटिव हो जाइए और सीरियस हो जाइए। अगर भारत की मीडिया, पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे होते पिछले 5 साल तक तो ये हालत ना आती। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अब सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, अब बंद कर दीजिए सरकार की पैरोकारी। सर, सवाल सबसे पूछे जा रहे हैं। मुमकिन है कि आप थोड़ा देर से जुड़े हो तो आप नहीं सुन पाए होंगे। मैंने आपसे बहुत ही टू द पॉइंट सवाल किया कि आखिरी बार ओवैसी साहब ने सुझाव कब दिया था मोदी जी को कोरोना को लेकर, वो कौन सा सुझाव था, ये बता दीजिए। सवाल पूछे जा रहे हैं, अलका जी भी मौजूद हैं, गौरव जी भी मौजूद हैं और तमाम दूसरे पैनलिस्ट भी हैं। देखिए, अकबर ओवैसी साहब ने भी कई बार मोदी सरकार से गुजारिश की, असद साहब ने भी की, और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो किसी स्तर पे नहीं आता। मैंने भी कई बार ये बात बोली कि भारत सरकार को वो इंतजाम करना चाहिए जो हिंदुस्तान में इमरजेंसी अगर कभी आ जाए कोई तो हम उससे निपट सकें। आज 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में ये पोजीशन आ गई है कि छोटे छोटे मुल्क हमको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। आपने पीएम केयर फंड बनाया पिछले साल, वो पीएम केयर फंड पड़ा रह गया आपका। आज जब इमरजेंसी आ गई, सर पर आफत पड़ गई आकर, तो आप कह रहे हैं कि उससे हम प्लांट लगाएंगे ऑक्सीजन के। हिंदुस्तान में आप एक मूर्ति बना सकते हैं, मंदिर का बजट हो सकता है, बुश का आपके प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्रपति जो आपके आते हैं अमेरिका के, उनका बजट हो सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दौरे पे जाते हैं उनका बजट हो सकता है, हमारे देश में स्वास्थ्य बजट हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी का ऑक्सीजन का बजट नहीं हो सकता, दवाओं का बजट नहीं हो सकता। खाली वो लोग नहीं मर रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, अब वो लोग भी मर रहे हैं जो बीजेपी के साथ हैं। कम से कम उनके लिए खड़े हो जाइए आप लोग।
असीम वकार जी, इस बात का जवाब मैं गौरव भाटिया से जरूर लूंगी, लेकिन सच तो यह है कि 12-13 दिन पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी भी जनसभाएं कर रहे थे आसनसोल में। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही अपनी जनसभाएं रद्द की। 12-13 दिन पहले, अगर किसी ने 12-13 दिन पहले सबसे पहले होता है, 12-13 दिन पहले सबसे पहले होता है। 12-13 दिन पहले नहीं, नो, सबसे पहले आसनसोल की जो सभा होती है उसके बाद उन्होंने कोई सभा नहीं की और उन्होंने कहा अपनी सभाएं रद्द कर रहे हैं। सर, हम बीते 2 हफ्तों से इस यहाँ देख रहे हैं और 12-13 दिन पहले अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कोई उन्होंने सबसे बड़ा योगदान तो किया नहीं। गौरव भाटिया, अब असीम वकार के सवालों का जवाब भी दे दीजिए कि आप क्या खास तौर पर इस मौजूदा स्थिति में, सर रुक जाइए, आपको लगता होगा हम बैठे हैं लेकिन हम मौका दोनों को बराबर दे रहे हैं। जवाब दीजिए असीम वकार के सवालों का। देखिए, शवों से खुशबू लेके किसी ने अगर अपनी राजनीति चमकाई है तो वो तो असदुद्दीन ओवैसी है। भारत के जब जवान शहीद हो जाते हैं तो ये खुशबू लेने पहुंच जाते हैं, मुस्लिम की खुशबू आ रही है या हिंदू की। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, बहुत अदब से कह रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ओवैसी जी को कोई गंभीरता से वैसे भी नहीं लेता। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो अरविंद केजरीवाल पे टिप्पणी करी है। और जिस जगह से ये आते हैं, मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बता दूं संक्षिप्त में। पीएम केयर की आपने बात करी ना, 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए और 1000 करोड़ रुपए श्रमिक मजदूरों के लिए। आंध्र प्रदेश में 4960 वेंटिलेटर दिए गए और तेलंगाना में 1400 वेंटिलेटर दिए गए। ये किसने दिया? ओवैसी जी रजाकारों ने दिया क्या? भारत ने 2 वैक्सीन स्वदेशी निर्मित करी, 35,000 करोड़ का बजट आया, किसने दिया? रजाकारों ने दिया। जो हमने 36,000 करोड़ रुपए कहे हैं, 80 करोड़ जो भारतीय नागरिक है उनको अनाज 2 महीने का मिलेगा इस बार, और इससे पहले भी एक पैकेट था, रजाकारों ने दिया क्या? और ये बताइए कि ये सारे जो इंतजाम किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस और उसके अलावा विमान में जा रहे हैं खाली टैंक ऑक्सीजन के लिए, ये कौन कर रहा है? रजाकार कर रहे हैं क्या? इसलिए जब तथ्यों पे जानकारी ना हो ना, तो छोटे बच्चों को बीच में नहीं कूदना चाहिए। जिस गंभीरता से ये चर्चा चल रही है और आप अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां भी पता है आपको? जज का नाम बता दीजिए जो दोनों है, दोनों जजेस का नाम बता दीजिए अगर इतना पता है आज क्या टिप्पणियां करी। चुनौती दे रहा हूं मैं आपको। असीम वकार, देखिए रजाकार बीच में ये लेकर आए, आप सुनिए। दर्द आपको मोदी के बनारस में एक नहीं, दर्द आपको क्यों हुआ? एक माँ अपने बेटे को ई रिक्शा पर उसकी लाश को लेकर गई, तो ये पाकिस्तान से सवाल पूछे जाए? नहीं, तो इमरान खान से आप ये बताइए जो 14 करोड़ जमात से पूछे जाए, भारतीयों को वैक्सीन लगा है, पूछे जाए, वो कहाँ के लगा है? रजाकारों के लगा है। जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है, क्यों होता है? इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? एक वाक्य उठा के जो बड़े काम हुए उस पे बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में तो आप समर्थन कर रहे हैं सरकार का, क्यों कर रहे हैं? कीजिए, भारतीय नहीं, 900 मौत एक दिन में हुई है वहां पे, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, 65,000 नागरिकों की जान चली गई। वसूली महाराष्ट्र की सरकार जिसका आप समर्थन करते हैं, हिम्मत है तो ओवैसी जी से कहिएगा, एक बार तो बोले उसके खिलाफ। सुनिए सर, हाँ सुनिए सर, नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जजेस के नाम पता है आपको दोनों? क्या कहा उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में? कानपुर में मनोज मिश्रा नाम के ऑक्सीजन पहुंचा है, कानपुर में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहां 48 घंटे में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम लगा है। ये पता है आपको? नहीं पता है? उनके पास नहीं है। ये लीजिए, तो क्या रजाकार जिम्मेदार है? एक शहर की एक खबर उठा लेंगे, पूरे भारत का अध्ययन कर रहे हैं। गौरव भाटिया, असीम वकार को बोलने तो दीजिए, आपकी जो बात है उसके उत्तर को सुनिए जी। लखनऊ में जजेस के पहले नाम बता दे, क्या उन्होंने टिप्पणी करी है? ये गलत तरीका है ना, आप उनको बोलने तो दीजिए। असीम वकार जी, हम भ्रमित ना हो, जो बात आपने रखी उस पर गौरव भाटिया ने जवाब दिया। अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस पॉइंट पर आइए बजाय कि कानपुर और देहात जाने के। असीम वकार जी, मैं पूछ रहा हूँ, लखनऊ में बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया कोरोना से, तो इनसे पूछे किसको जिम्मेदारी ठहराएंगे? ये लीजिए,
क्या गौरव भाटिया अभी भी रजाकार की बात करेंगे? अब इसमें भी हम ये देखें कि बीजेपी वालों को हो गया, उनका निधन हो गया, तो ये बीजेपी वाले अब क्या बोलेंगे? और आपके भी परिचितों में हुआ होगा तो हम बोलें कि आपके में कौन जिम्मेदार होंगे? ऐसे कांग्रेस पार्टी भी बैठी है, अलका लामा जी भी बैठी है। ये देखिए, एक सच तो ये है असीम वकार जी, आज की स्थितियों में सच तो ये है कि हर व्यक्ति हर स्तर पर परेशान है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो इस वक्त महामारी से त्रस्त है, और उसके लिए जितना जिम्मेदार केंद्र सरकार को आप ठहरा रहे हैं, उतनी ही जिम्मेदार राज्य सरकारें भी हैं। असीम वकार जी, आप इधर उधर की बात मत करिए। और अगर आप ये कहेंगे कि तो ऐसे तो आपके भी परिचितों में कोई ना कोई जिनका निधन हुआ होगा, तो फिर आपकी पार्टी जिम्मेदार है? क्या बात करते हैं आप? सब लोग अपने स्तर पर जिम्मेदार हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट था। अलका लामा, सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि भाई एकजुटता की जरूरत है। सर रुक जाइए, रहने दीजिए आप। एकजुटता की जरूरत है, हमें एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए अलका लामा जी कि एकजुटता में रोड़ा कौन है? नहीं, कोई रोड़ा नहीं है। सोनिया गांधी जी ने खाली सुझाव ही नहीं दिए, उन्होंने अपना 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस मुख्यालय कंट्रोल रूम में बदल दिया है, और पूरे देश के कांग्रेस मुख्यालय राज्यों के कंट्रोल रूम में बदल गए और मदद की जा रही है। प्रियंका गांधी जी लगातार सुझाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। ऑक्सीजन की वहां कमी है, मुख्यमंत्री धमकाते हैं, ऑक्सीजन की कमी का झूठी बात की तो एनएसए लगा देंगे, संपत्ति जब्त कर देंगे। ये डराने से नहीं चलेगा ना। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं अस्पताल और डॉक्टर झूठा अलार्म दे रहे हैं। ये सब मत करिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं आंकड़ों में मत जाइए, आंकड़े सच्चे हैं झूठे हैं, जो मर गया, वो वापस नहीं आएगा, चाहे उसका नाम लिस्ट में है या नहीं। ये कहाँ की संवेदनशीलता है? आपके चैनल पे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर बैठे थे, प्रीति गंभीरता से उन्होंने कहा अभी तो पीक आना बाकी है। महाराष्ट्र ने जितनी वैक्सीन मांगी है, या 1 मई से जो 18 साल से ऊपर की वैक्सीन लगनी है, सीरम ने कह दिया इंस्टीट्यूट ने कि 15 मई से पहले किसी को वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, यानी कि वैक्सीन की भारी कमी है। और आप ही के यहाँ पर एक्सपर्ट ने बताया वैक्सीन एक अकेला इस पूरी समस्या का हल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कल ही जागे हैं, वैक्सीन अब मांग रहे हैं, मुफ्त देंगे, कब देंगे ये मालूम नहीं। तब तक कितनी जाने चली गई होंगी प्रीति, चिंता हमें ये करनी चाहिए। जवाब दीजिए, ये जो यूपी से खबर आ रही है, जैसा अलका जी कह रही है, एनएसए लगाने की बात हो रही है, ऑक्सीजन की कमी कहने वाले अस्पताल जो इस तरह की बात फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग अपने राज्य में? ठीक है, तो चित्रा जी, प्रीति जी, मैं उत्तर दे दूं। सबसे पहले देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे थे क्रायोजेनिक टैंक्स पहले से क्यों नहीं लिए गए। ये आज का अखबार है, राजस्थान सरकार खुद क्रायोजेनिक टैंक्स के लिए कह रही है। का सवाल का जवाब है गौरव भाटिया। बीच में मैं नहीं बोला था, चुप, शांत कराइए, से मर रहे हैं, शांत कराइए, लोग ऑक्सीजन मांगेंगे, आप चिल्लाए नहीं, लगाएंगे। अलका जी, आपने तो अपना पक्ष रख दिया ना, आपने वो सवाल उठाए, उनके जवाब में ले रही हूँ, तो अब आप सुनिए तो सही। लेकिन सुनिए, वो टैंकर्स वाला पर्चा बार बार गौरव भाटिया मत दिखाइए, वो यूपी पे सवाल कर रही है उस पर। ठीक है अलका, मैंने आपकी बात पहुंचा दी, मैंने आपकी बात पहुंचा दी। गौरव भाटिया, वो पर्चा आपने देख लिया, 2 बार देख लिया, अब आप यूपी की बात बताइए। ठीक है, गुंडे हैं मुख्यमंत्री, अलका लामा जी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, गुंडा है। अलका लामा जी, अलका लामा जी, सुन तो लीजिए अब उनका जवाब। गौरव भाटिया, दिल्ली से राजस्थान मत पहुंचिए, उत्तर प्रदेश का जवाब दीजिए। बात किस दम से कह दी उन्होंने? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी इस देश में, इन्हें कह दीजिए। सत्ता में है, मतलब ऑक्सीजन मांगेंगे तो जेल भेजेंगे। करा लीजिए, फिर मैं तभी बोलूंगा, वरना गौरव भाटिया, चर्चा में नहीं कर। गौरव भाटिया, इधर उधर नहीं जाने दूंगी, उत्तर प्रदेश का जवाब दीजिए। एनएसए कैसे लगाएंगे आप? देखिए, मैं अपनी बात अपने तरीके से रखूंगा और सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण है और आज की चर्चा के विषय पे है। पहली बात, मैंने क्यों कहा क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं है और 8 दिए जा रहे हैं, इसका मतलब राजस्थान सरकार खुद पूरी तैयारी नहीं करती है, जैसे आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, वैक्सीन की कमी, बड़े जिम्मेदारी से मैं कहता हूं प्रीति जी, एक प्रदेश हो जिसने ये कहा हो कि कमी है। कमी बिल्कुल नहीं है वैक्सीन की, बल्कि कोई भेदभाव नहीं है भाजपा शासित राज्य और नॉन भाजपा शासित राज्य, क्योंकि महाराष्ट्र को अब तक 1.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या दुगनी है, वहां 1 करोड़ 30 लाख कराए गए हैं। तीसरी बात, ये वैक्सीन किस मुंह से मांग रहे हैं, इनसे पूछिएगा। इनके नेता कह रहे थे कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में। शशि थरूर ने कहा कि ये सही वैक्सीन नहीं है, इससे लोगों की जान चली जाएगी।
और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वैक्सीन लगी है। आप प्लीज चुप करा महाराष्ट्र 1 नंबर पे, राजस्थान चुप कराइए प्लीज प्रीति जी, चुप कराइए प्लीज प्रीति जी, गौरव भाटिया जी, चुप कराइए गौरव प्लीज, भाटिया चुप जी, कराइए। एक मिनट गौरव भाटिया जी, देखिए सवाल जो था वैक्सीन पर नहीं था। देखिए वैक्सीन पर तो अलग तरह के सवाल है जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी, और वो आज भी सवाल है कि भाई वैक्सीन के मूल्य को लेकर, वैक्सीन कितनी चाहिए उसको लेकर, और अभी आपने जो राज्यों पर जिम्मेदारी ली है, डाल दी है आपने, उस पर भी कई तरह के सवाल है। लेकिन जो अलका लामा ने स्पेसिफिक आपसे उत्तर प्रदेश के हालात पर और जिस तरह की सख्ती की बात की जा रही है उस पर आप जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि देश की जनता आपको सुन रही है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है जिसकी हलचल का असर पूरे देश पर होता है। अब अगर मुझे जवाब देने दें तो मैं जरूर दूंगा। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। ये सबके सामने तथ्य हैं जो मैंने पहले भी रखे थे कि महाराष्ट्र की जनसंख्या आती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौतें कहाँ हैं? 3 गुना ज्यादा महाराष्ट्र में। तो क्या ये कहना गलत होगा कि इनकी जो पूरी बंदोबस्त है कमजोर है? दूसरी बात, मैंने इतना बड़ा उदाहरण दिया, ऑक्सीजन की कमी जैसे ही आई, ऑपरेटिंग एक सिस्टम बनाया गया जिसमें जीपीएस लगाए गए टैंकर से, और आज उत्तर प्रदेश में भी पूर्ति की जा रही है और दिल्ली भी भेजा गया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस से। क्या ये सत्य नहीं है? तीसरा, बेड पे, 1 मिनट बस, एक बात और, हमने बेड की संख्या भी बढ़ाई, नए अस्पताल भी खुले, और सबसे बड़ी बात है 4 दिन के कम समय में डीआरडीओ आर्मी से मदद करी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 500 बेड का अस्पताल लखनऊ में भी खुल रहा। क्या ये सत्य नहीं है? और जहां तक इन्होंने एनएसए लगाने की बात करी, एनएसए पे भी मैं उत्तर दे दूं। सुनिए, जो कालाबाजारी करेंगे, जो अफवाहें फैलाएंगे कि ऑक्सीजन की कमी और कमी नहीं है, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर मेहता के पास मुझे जाना होगा। डॉक्टर मेहता, मैं सबसे आखिर में आपके पास इसलिए आई कि सर आपने पूरी डिबेट देखी, हर तरह की समस्या है, राजनीति भी अपने अपने स्तर पर हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, लेकिन अभी जो हालात हैं उससे हम आगे कब निकल जाएंगे? सब कुछ ठीक ठाक होने के लिए और क्या क्या जरूरत है जिन पर हमें ध्यान देना होगा? इस समय तो एक क्राइसिस सिचुएशन है। जब आदमी एक डूबा हुआ रहता है ना पानी के अंदर, तो ये नहीं सोच सकता कि वहां कैसे पहुंचा हुआ। आई थिंक सारे लेसन हमें भूलने नहीं है, पर आगे के लिए जरूर यूज करने, क्योंकि ये कहानी यहाँ नहीं खत्म होगी। इसके पता नहीं ये वायरस क्या करने वाला है, 3rd वेव वगैरह काफी चीजें बात की जाती हैं। तो आई थिंक एक लेसन होगा इस समय। तो हमें सारे मिलके, सबको मिलके एक ही चीज करनी है कि कैसे हम कैपेसिटी बढ़ाएं, जाने बचाएं, और अगले 2 से 4 हफ्ते इस दलदल में से निकले। मेरे ख्याल से सारी एनर्जी उसमें डालनी पड़ेगी। इसमें मेन फोकस तो यही है कि कुछ चीजें लोगों के हाथ में है और काफी सारी चीजें हमारे जो सिस्टम के हाथ में है। लोगों के हाथ में है कि अभी से शुरू करें, जहां भी ये चाहे कर्फ्यूज लग रहे हैं, चाहे लॉकडाउन लग रहे हैं। हम लोग बैंगलोर में बैठे, हमारा आज रहेगा, तो कम से कम लोग नहीं मिलेंगे और ये प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो कुछ तो कंट्रोल आएगा। अगर आज शुरू किया तो 2 से 3 हफ्ते में हमें कंट्रोल दिखने वाला है। हेल्थ केयर का क्राइसिस ये है कि हमें कम से कम एंड यूजर्स को ऑक्सीजन दो, दवाइयां दो, बेड्स दो, तो हम कुछ कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हम थोड़े से प्रिपेयर्ड है इस समय हमारे हेल्थ केयर यूजर्स में थोड़ा डर कम है, लोग ज्यादा हैं, काफी प्रिपेयर्ड हैं, बीमारी हमें समझ में आती है, और क्या कहते हैं ये क्या और प्रिपरेशन अच्छा है रिलेटिवली। वैक्सीनेशन भी हो चुका है काफी लोग का, तो ये आने को तैयार है। किंतु अगर एक बार ये सामग्री सामान मिल गया तो कम से कम ये जो सारी जाने जिसके बारे में इस पूरे प्रोग्राम में चर्चा हो रही थी, तो कुछ कर सकते हैं। आई थिंक एक वक्त आ गया है, सब साथ में मिलो, इसमें से निकलो, और आगे जाके सारे लेसन्स किसने क्या किया, गलती की, क्या करना चाहिए था, पहले के कुछ सजा देनी है या ऑडिट करने हैं, या आगे के लिए सबसे बड़ी चीज है, आगे के लिए बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स निकालने होंगे ताकि ये दिन हम फिर से कभी ना देखें। कभी लाइफ में मैंने 25 साल में ऐसे दिन नहीं देखे हैं जहां इतना कुछ करना पड़ रहा है और इतनी हालत खराब है। अलका लामा, एक डॉक्टर की भी यही अपील है कि हम एक दूसरे पर तमाम घटनाओं का ठीकरा फोड़ने की बजाय मौजूदा स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो। नहीं प्रीति, देखिए विपक्ष अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा, समझ, और विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। और सोनिया गांधी जी निवेदन कर चुकी है प्रधानमंत्री जी से, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। क्यों बच रहे नहीं मालूम है, बुला लीजिए। सोनिया गांधी जी जाएंगी, राहुल गांधी जी जाएंगे, बिल्कुल जो भी उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री से बात करिए, भाजपा के नेता से नहीं, देश के प्रधानमंत्री जो कहेंगे कि उन्हें ये मदद चाहिए, कांग्रेस खड़ी रहेगी, मैं बता रही हूँ। पर वो सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी को बुलानी है, जो नहीं बुला रहे। सोनिया गांधी जी नहीं बुला सकती है कांग्रेस मुख्यालय में सर्वदलीय बैठक। ये
इनिशिएटिव, ये पहल देश के प्रधानमंत्री को कर लेनी चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ऐसा भी नहीं है कि उस मीटिंग के इंतजार में कुछ कर नहीं रही, हाथ पे हाथ धर कर बैठ रही है। प्रियंका गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की सरकार को कहकर लखनऊ में ऑक्सीजन पहुंचाई, दिल्ली के गंगाराम में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाई, जहां जहां से हमारी जो मदद हो पा रही है। भारतीय युवा कांग्रेस श्री निवासन बाई, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब 24 घंटे हम लगे हैं। हम सुबह उठते 8 बजे और रात को 12-2 बजे तक व्हाट्सएप के ऊपर किसको कहां क्या मदद चाहिए अपने कंट्रोल रूम में पहुंचाते और मदद पहुंचा रहे हैं। असीम बकार कुछ कहना चाह रहे हैं, और उन दोनों के रिमार्क्स पर फिर मैं गौरव भाटिया आपके पास आऊंगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी का जो सबसे बड़ा जो बोझ है, या यूं कहें कि आपको जो जिम्मेदारी निभानी है, वो आप ही हैं जो की पॉइंट पर इस वक्त की स्थितियों को काबू करने के लिए। असीम बकार जी, आपका कमेंट। बिल्कुल, देखिए बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये जो वक्त आया है हमारे मुल्क पर, ये धर्म पूछकर हमला नहीं कर रहा है कोरोना। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा आप क्या कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में ऑक्सीजन बैंक और कोरोना का एक कंट्रोल रूम बनाया, नंबर इशू किया है। जिसको भी रेमडेसिविर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फोन करे जाकर ले आए। आम तौर पर पब्लिक के लोग, एनजीओ मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के सरकार की तरफ से रेमडेसिविर पूरी नहीं हुई है। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, कम से कम जो लोग हैं उनसे सीख लीजिए। 2-4-6 महीने के लिए कमाई बंद कर दीजिए, पूरे मेडिकल सिस्टम को फ्री कर दीजिए। सारे हॉस्पिटल्स में जो लोग जाके भर्ती हो रहे हैं, 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख बिल नहीं दे पा रहे हैं। सर गौरव जी, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मुसलमानों गाली बाद में बक लीजिएगा, रजाकारों गाली बाद में बक लीजिएगा, बाबर को बाद में गाली बक लीजिएगा। अभी हिंदुस्तान के लोगों को मेडिकल स्वास्थ्य सेवा फ्री कराइए। सारे मेडिकल जो जितने भी हॉस्पिटल प्राइवेट हैं, उन सब में भारत सरकार को चाहिए कि सारे मरीजों का इलाज फ्री कर दे। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब ने जो बात कही, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो इस बात का प्रतीक है किस तरह से डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने अपनी जान पे खेल के सभी भारतीय नागरिकों की जान बचाने का प्रयास किया है। और सही बात है डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित करेगी कि चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो, ये पर्याप्त मात्रा में हो, और प्रदेश सरकारों के साथ भी काम करेंगी। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पेशेंट्स को बचाना है। लेकिन दुख कब होता है प्रीति जी, आप देखिए इस डिबेट में मुसलमान हिंदू की बात भी नहीं हुई, लेकिन एक ऐसे प्रवक्ता आते हैं जिनको राजनीतिक जिद ही कहना पड़ेगा, ये मुसलमान बीच में ले आते हैं। इंसान इंसान होता है क्या? रजाकार आप पहले बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले। रजाकारों की बात आपने पहले की थी बीच में, बीच में ना बोले। मुसलमानों की बात आपने पहले की थी बीच में, प्लीज चुप करा दीजिए। आपके सवाल उन्हीं से हो गई थी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बाद में गाली बक लीजिएगा हमको। ठीक है, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। बीच में लाए थे, किसी ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था हिंदू मुस्लिम का, ये गौरव भाटिया ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था और पूरी डिबेट को राजनीतिकरण और धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश की। ये तो हम थे कि वापस मुद्दे पर आए, वापस मुद्दे पर आए। ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। आप ही लोगों के सवालों के जवाब लेने हैं गौरव भाटिया से, आप ही के लोगों के सवालों के जवाब लेने हैं गौरव भाटिया। धन्यवाद। तो ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इनको कायदे से कहिए कि चुप रहें और सकारात्मक बात करने दें। तीसरी बात, आपने सही कहा प्रीति जी, हमारी जिम्मेदारी है, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां की प्रदेश सरकारें भी विफल हो गई हैं, वहां भी वहां का नागरिक मोदी जी की तरफ देखता है, और हम हर प्रयास करेंगे संभव जो होगा कि हम लोग नागरिकों की जान बचाएं। सर्वदलीय बैठक की बात करी प्रीति जी, आप ये बताइए, जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी बैठक करते हैं तो उसमें क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया जाता? और महाराष्ट्र के लिए सर्वदलीय बैठक आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ अगर बैठक करके और बाकी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं कुछ सुझाव दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। और मैं एक बात और कह दूं, पीएम केयर फंड की भी बात आई थी, ये वेंटिलेटर झारखंड भेजे गए थे, मेरे हाथ में न्यूज है, 60 हैं, इनको धूल लगी हुई है इनका। फिर देखिए जीतेंगे तो टीका लगेगा। क्या ये क्या गलत बात पूछी मैंने कि आग लगा रही है? की सरकार नहीं है, वहाँ टीका नहीं लगेगा, टीका ही नहीं लगेगा। आग क्यों लग रही है? आग क्यों लग रही है आपको? आप 80 करोड़ लोगों को
आप कहते हैं मुफ्त राशन दे रहे हैं उन्हें, हम अगर मुफ्त टीका देने की बात करते हैं आप राजनीति कर रहे हैं, हम बौखला रहे हैं। कांग्रेस अपनी बात नहीं करती है, 11 लाख करोड़ का बजट है, 5% कांग्रेस मोदी जी की तरह पूंजीपति मित्रों की चिंता नहीं करती, कांग्रेस देश के गरीबों की चिंता कर रही है, आपने कहा था देश के 80 करोड़ गरीबों की चिंता कर रही है, उन्हें वैक्सीन लगे समय पर लगे और मुफ्त लगे। कांग्रेस राहुल गांधी जी की चिंता ये है, मोदी जी की चिंता होगी मैं मेरे पूंजीपति मित्र, मैं मेरे पूंजीपति मित्र, खून किसके हाथों में? कांग्रेस कांग्रेस के हाथ पे खून लगा है, आपको पता है? कांग्रेस अगर बोल रही है तो देश के गरीब लोगों के लिए बोल रही है, उन 80 करोड़ लोगों के लिए बोल रही है जिनके पास खाने को राशन नहीं है, उन्हें आप टीका दे रहे हैं 400, 600, 1200 का मुनाफाखोरी का कोई समय होता है? ये राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाया है, लूट मचा दिया, भ्रम फैला रहे, खामोशी से बैठे राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाया, उत्पादन छत्तीसगढ़ ने तो कहा था हमें चाहिए, शर्म कीजिए, भारत सरकार क्या कर रही है? मुनाफाखोरी, पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे आप लोग मोदी जी को परास्त करने में लगे और मोदी जी कोविड को परास्त करने में लगे। और ये बात लिख लीजिए, जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, कांग्रेस पार्टी को शून्य मिलेगा, शून्य। आप चुप नहीं बैठेंगे, देश की लड़ाई है, देश के गरीब की लड़ाई है, लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, विपक्ष का यही धर्म है, सरकार को आईना दिखाते रहना, गरीब की आवाज बनकर बोलते रहना। बिल्कुल राहुल गांधी जी इलेक्शन में शून्य मिल रहा है, बोलेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे, जहाँ हमारे सुझावों की जरूरत है सुझाव भी देंगे। हमें को देना चाह रहे हैं इस डिबेट में डीके गिरी बुला चुके हैं, एक बार केवल कभी ना निकाल ली डीके गिरी जी। हाँ जी प्रीति जी, एक थोड़ा बैलेंस डिबेट करिए। गौरव भाटिया को जवाब देने के लिए 5 बार बुला लिया क्योंकि बीजेपी से हैं, हम लोग सब बैठे हैं, सवाल उन्हीं से उठ रहे हैं, विरोधी सब उन्हीं के हैं, तो जवाब किससे लिया जाए? नहीं जवाब तो देते ही नहीं है वो, दूसरे को जवाब कोई देते नहीं, शुरू से लेकर अंत तक आपकी सुई बारा भाटिया पर ही अटकी रहती है। एक मिनट, एक झूठ उनका मैं सुनाता हूँ आपको। उन्होंने कहा वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं है, ये कितना बड़ा झूठ है। ये गौरव भाटिया से दोबारा पूछिए, कुछ भी बोले थे आके, क्योंकि बीजेपी के स्पोक्समैन आप सुन लीजिएगा। मैं आखिरी जवाब मैं डॉक्टर मेहता से लेना चाहती हूँ, डीके गिरी साहब, मैं आखिरी जवाब मैं पॉजिटिव नोट के साथ इस डिबेट को खत्म करना चाहती हूँ। मेहता साहब, इस पूरी डिबेट को सुनने के बाद और अपनी आंखों से वो मंजर देखने के बाद जो आपने पूरे करियर में, हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, वो हम देख रहे हैं, ऐसे में अब आगे क्या आपको नजर आ रहा है? देखो हम लोग हमारी नजर थोड़ी अलग से है, बिकॉज हमें एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना है। एक जैसे अर्जुन एक टारगेट पे देखते हैं, तोते की आंखें देखते हैं, वैसे हमें सिर्फ जाने बचानी है इस समय। 2 ही चीजें हैं, हेल्थ केयर को बरकरार रखो, जाने बचाओ, प्रिवेंशन करो, और ये सारे लेसन्स लेके आगे ध्यान रखो कि ये ना हो। इस समय हमारे पास सारा एनर्जी इसी तरफ लगा हुआ है। इस समय हमारे इमरजेंसी रूम में 20 पेशेंट आ रहे हैं, हम लोग टर्न बाय टर्न जा रहे हैं उधर, और हमें यही कॉन्सेंट्रेट करना है कि पूरा एम्फोसिस, पूरा हमारा जोश इसी पे रखे इस समय। 1, 2, 3 हफ्ते बाद जब ये सब शांत हो जाएगी तो ये सारे जो है ऑडिट्स, लेसन्स वगैरह किए जाएंगे, किंतु अभी तो ये पूरी कोशिश देखने के बाद जो आपने पूरे करियर में हम मेहता साहब, आपकी इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि हमें हेल्थ सेक्टर को इस वक्त मजबूत करना है, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाना है, और साथ ही आपने कहा कि हमें प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस में सबसे पहले आपको मास्क, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब आप डबल मास्क लगाइए, और दूसरा वैक्सीन जरूर लगवाइए। और इसी नोट के साथ आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।